आज फिर मैं लेकर के आया हूँ एक नया चैप्टर सीपीटी का, सीपीटी पार्ट 1, जिसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे जो आपको सीपीसी एग्ज़ाम के दरमियान रिक्वायर्ड होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमें सीपीसी के समय पे हमें कुछ सिंबल्स, मॉडिफायर, एनेस्थीसिया मॉडिफायर, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होती है और इस पे हमें काम करना होता है। तो जैसे कि अगर हम देखें अगली स्लाइड में, हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमें सबसे पहली बात कि जब भी सीपीसी का प्रिपरेशन करना हो तो हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। हालांकि सीपीसी की बुक्स बहुत ही मोटी हैं, देख के लगता है कि यार कैसे रेडी होंगे, इस पे कैसे काम होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो सही तरीके से एजुकेट करने के बाद ये बहुत आसान हो जाती है, जैसा कि हमने भी इसी तरीके से तैयारी की। दूसरी चीज़ में है कि आप सीपीटी को समझो। सीपीटी के साथ आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ है कि सिर्फ सीपीटी हम पढ़ते हैं, समझते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि सीपीटी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सीपीटी एक तरह से करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी है, जिसमें जो डॉक्टर सर्विसेज करता है, जो प्रोसीजर करता है, तो उसको हम सीपीटी के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल, अगर कोई डॉक्टर जो है किडनी का सर्जरी कर रहा है तो उसकी सीपीटी अलग होगी, कोई गॉल ब्लेडर रिमूव कर रहा है उसकी सीपीटी अलग होगी। तो इसको पढ़ने में भी मजा आता है और समझने में भी मजा आ जाता है, क्योंकि ना ये हमारे आमतौर आज यूजुअल लाइफ में यूज हो रहे डेली। और जाहिर सी बात है कि जब आप सीपीसी कर रहे होते हैं तो डॉक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और खुद अपने शरीर के बारे में बेहतर जानकारियाँ मिल जाती हैं, तो पढ़ने का और ही मज़ा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, कोड्स को हमें समझना होता है कि ये कोड्स कब अप्लाई होने हैं, इन कोड्स को कब किस सिचुएशन में यूटिलाइज करना है, ये प्रोसीजर कब परफॉर्म हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं। प्लस दूसरी बड़ी चीज़ है कि ना, कोडिंग हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सिनेरियोज पे, उतना ही हमारा माइंड बिल्कुल बैकअप करेगा उस चीज़ को। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें, उससे आइडिया लग जाता है और हमें अपने टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है कि हम 4 घंटे के अंदर हमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, जिसमें कि पासिंग मार्क 70 होता है, लेकिन फिर भी मैक्स टू मैक्स जितना हो सके। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे मेन पार्ट है उसका। भले आपको आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आप एक क्वेश्चन पे कितना समय दे रहे हैं वो ज़्यादा डिपेंड करता है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस सिचुएशन में। और दूसरा कि मॉक टेस्ट जितना कर सकते हो क्वेश्चन आंसर उतना करो, गलत करो सही करो, लेकिन टाइम के साथ साथ गलत सही मॉक क्वेश्चन निपटाते रहो। और हमें दूसरी चीज़ है कि इस 5वां पॉइंट है, इसमें स्टे अपडेटेड। यानी कि जाहिर सी बात है कि इसमें ना हर एनुअली बेसिस पे अक्टूबर और जेएन में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आईसीटी और सीपीटी रिवाइज होती रहती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ डिलीट होते हैं, कुछ नया डिस्क्रिप्शन तैयार होता है। ये सारी चीज़ें हमें अप टू डेट होना पड़ता है जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, गेट सर्टिफाइड। राइट, जब हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं सही तरीके से, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने के बाद जब एज ए बिकम अ सर्टिफाइड कोडर, तो जाहिर सी बात सर्टिफाइड तो आप हो ही जाओगे। सर्टिफाइड होने के और बहुत सारे इसमें जैसे एपीसी सीपीसी होता है, सीसीएस होता है ना, ये सारे कुछ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आहिमा के इंस्टीट्यूट के जरिए है, एसोसिएशन से है। और उसके बाद एक्सपीरियंस, यानी कि जब भी आप कोडिंग कंप्लीट कर लेते हो तो इसमें भी काफ़ी ग्रोथ है, क्योंकि मेडिकल कोडिंग एक ग्रोइंग सेक्टर है हेल्थ केयर का, जहाँ पे आज मैक्सिमम लोग इसमें आना चाहते हैं। जैसे कि देखा जाए तो बायोलॉजी के बंदे भी, बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मेसी, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आके कोडिंग का ज्वाइन कर रहे हैं। तो कोडिंग इज अ ग्रोइंग सेक्टर और अच्छी सैलरी यहाँ पे हाइक हो जाती है। एक बेसिक लेवल पे देखा जाए तो स्टार्टिंग 25 से 30 हज़ार स्टार्टिंग फ्रेशर सैलरीज होती है। तो जाहिर सी बात है जब आप 2-4 साल काम करेंगे तो आप अपने आपको कहीं और देखेंगे एज कम्पेयर टू बिलिंग और अनदर। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, ये पूरा माइंड बैकअप करके चले कि हमें क्या क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारा टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट, प्लस सीपीटी के साथ फैमिलियर होना, आईसीडी के साथ फैमिलियर होना। और फैमिलियर क्यों नहीं होना है, क्योंकि ये हमारे शरीर से रिलेटेड है और डेली बेसिस पे और एज यूजुअल लाइफ में चीज़ें यूज होती आ रही है, तो फैमिलियर तो हो ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सीपीटी 2023 का है बुक। इस तरीके से आपकी सीपीटी की बुक होती है, पहला ऊपर का और पहला चैप्टर ऐसा होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है नेक्स्ट पेज, जिसपे सिंबल्स दिए होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं, एनेस्थीसिया, फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर, मॉडिफायर अप्रूव्ड फॉर हॉस्पिटल आउट पेशेंट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सीपीटी तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। सीपीटी की पूरी बुक यही है जिसमें ये बताया गया है कि सीपीटी एग्जैक्टली है क्या। करंट प्रोसीजर टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर होना बहुत ही आसान है, क्योंकि डेली बेसिस में कहीं आपके हाथ में चोट लग रही है, कहीं आपके पाँव में चोट लग रही है, कहीं हड्डियों में दर्द है, कहीं घुटनों में दर्द है, कहीं किसी को डायबिटीज है, कहीं किसी को कुछ है। बहुत सारी चीजें होती है इसके दरमियान। तो हमें सीपीटी में ना ये सारी चीजों के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो सर्जरीज होती हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, वो सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली फैमिलियर हो ही जाएंगे। स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन, महीना ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमें बहुत कुछ आ चुका होता है। हमें लग रहा होता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, क्योंकि हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं। अब जब भी आप उस समय भी उन चीज़ों को आप एज ए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट या इनके साथ यूज करेंगे, तो आपको लगेगा कि एग्जैक्टली यार आपको तो बहुत कुछ आने लग गया है। तो बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में, जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना सीख सकते हो सीखते रहो, याद करते रहो, समझते रहो। जहां आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, आपको सारा कुछ भी कवर्ड हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार अब लग रहा है कि हाँ हमने कुछ पढ़ा था। तो इसमें परेशान होने की चीज नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, मैं भी बहुत हेजिटेट होता था। लेकिन फिलहाल अब जैसे लगता है कि कुछ भी नहीं यार, इतना डरता क्यों था। और ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ये नहीं कर सकते, आपको हिंदी आती नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। कोई भी बंदा कर सकता है जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको पढ़ा कौन रहा है और किस तरीके से। तो आपका मायने रखता है। सबसे मेन मोटो है कि पढ़ाने वाला अच्छा है और आप उसको कैच कर कैसे कर रहे हो। ठीक है। तो सिंबल्स जो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें इसमें दिया हुआ है रिवाइज कोड। कुछ कोड जैसे रिवाइज हो जाते हैं तो इस तरीके के सिंबल्स आते हैं। न्यू कोड्स के लिए ऐसे सिंबल आते हैं। अगर कोई कोड सीपीटी के अंदर है, न्यू और रिवाइज टेक्स्ट, तो इस तरीके का सिंबल है ना। कोई एड ऑन कोड है तो प्लस का सिंबल, यानी कि कोई भी कोड है, कोई सर्जरी हुई है उसके साथ कोई अलग सा भी एक सर्जरी हुआ है या समथिंग कुछ हुआ है, तो उसके साथ एक एड ऑन कोड लग जाता है। या कोई एक पॉइंट बढ़ गया उसमें काम करते समय, एक लेवल और बढ़ गया, तो उसमें एक कोड और ऐड हो जाता है उसका चार्ज लेने के लिए। तो सीपीटी से एक मायने रखता है कि वो अपना चार्ज दिखाता है कि मैंने इस डॉक्टर क्या करता है, जो भी प्रोसीजर करता है उसका सीपीटी लिखता है। और हर सीपीटी की एक अपनी वैल्यू है, उसी वैल्यू के हिसाब से अमाउंट रिवाइज होता है इंश्योरेंस कंपनी से, जो डॉक्टर्स को मिलता है। इसीलिए सीपीटी मेंशन करता है, क्योंकि यूएस की जो गवर्नमेंट है, हिप्पा गाइडलाइंस जो फॉलो करती है, वो सीपीटी का वैल्यू ऑलरेडी उनके पास फिक्स होता है, हमें बस सीपीटी मेंशन करना होता है, उससे उनका अमाउंट उनको रिलीज हो जाता है। इसलिए हम कोडिंग करते हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट में जो डॉक्टर्स के पैसे मतलब रिम्बर्स होते हैं, वो कोडिंग के बेस पे होते हैं, इसलिए कोडर्स की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, इंडिया में हम बोल सकते हैं घबराहट हो रही है हिंदी में, अंग्रेजी में बोल सकते हैं हाइपरटेंशन है। लेकिन अब यूएस में ऐसे बोल के पैसे नहीं मिलने वाला। तो हमें ना इंश्योरेंस कंपनी को आई 10 करके बिल करना पड़ेगा। आई आई फॉर इंडिया और 10 एज ए न्यूमेरिक। आई 10 करेंगे ना, एक कोडिंग भाषा हो गया, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, इसका कोड भाषा हो गया आई 10, यानी कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, घबराहट हो रही है। अब ये आई 10 बिल होगा इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस उसको वेरीफाई करेगी, देन उसका पैसा रिम्बर्स कर देगी डॉक्टर के अकाउंट में। यही है कोडिंग। तो बहुत कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम्पशन ऑफ मॉडिफायर 51, किसी किसी के साथ मॉडिफायर नहीं जाता। ये सिंबल देखो, जैसे कभी भी हम सेल फोन वगैरह में ब्लॉकिंग कर देते हैं तो इस तरह का सिंबल दिखता है, तो उसी तरीके से है कि जो एक्सटेंशन ऑफ मॉडिफायर 51 है, कुछ ऐसी सीपीडीसी इनके साथ नहीं जाता है ना। प्रोडक्ट पेंडिंग, एफडी अप्रूवल, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। खास करके ज्यादातर चीजें एड ऑन की होती हैं, एग्जेप्शन की होती हैं, रेफरेंस हो सकता है, न्यू कोड हो सकता है, रिवाइज हो सकता है, ये सारी चीजें आती है। दूसरी चीज मॉडिफायर है। 22 किस चीज के लिए होता है, 23 किस मॉडिफायर, मॉडिफायर बड़ा काम आता है सीपीटी के समय में, क्योंकि सीपीसी के एग्जाम में ज्यादातर मॉडिफायर बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो मॉडिफायर आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता, कभी कभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें, लेकिन कुछ खास नहीं है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही मॉडिफायर होते हैं जो बहुत रिक्वायर्ड होती हैं।
जैसे कि 22, 23, 24, 25 तक, 26 भी, उसके बाद 50, 51, 52, 53, है ना। एक कुछ 3-4 ऐसे मॉडिफायर्स हैं जो बहुत रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैं आपको एक दो बता देता हूँ। 22, इंक्रीज प्रोसीजर सर्विस, यानी कि कोई भी डॉक्टर कोई सर्जरी कर रहा है और सर्जरी करते समय जिससे कि उसको पता था कि ये 1 घंटे में सर्जरी हो जाएगी, ये ऑपरेशन 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसको ना प्रोसीजर करने में 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, तो उस समय पे उस सीपीटी के साथ 22 मॉडिफायर लगा देगा। यानी कि अभी 22 के साथ जब ये सीपीटी बिल होगी इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाएगा कि डॉक्टर का जो ये सर्जरी का था 1 घंटे का, इसमें इससे ज़्यादा टाइम लगाया है, तो उसको उस 10 मिनट 20 मिनट जो एक्स्ट्रा किया उसका अलग पेमेंट रिलीज होगा। यानी कि उस सीपीटी का तो जो वैल्यू था ही, प्लस उसके बाद 22 इंडिकेट करेगा कि हाँ जी इस सीपीटी के बाद भी मैंने एक्स्ट्रा काम किया है। डॉक्टर के साथ कोई पेशेंट के साथ कोई अनकॉम्प्लिकेटेड सीन था, है ना, जैसे कि वो पेट में कोई सर्जरी कर रहा था और उसमें बीच में अपेंडिक्स आ गया, तो अपेंडिक्स को भी रिमूव करना पड़ा, तो अपेंडिक्स का भी तो पेमेंट जाएगा, तो उस सिचुएशन में 22 लगाएगा, यानी कि इंक्रीज प्रोसीजरल सर्विसेज, किसी भी सर्विस प्रोसीजर करते समय कुछ ज्यादा टाइम इंक्रीज हुआ गया, उस सिचुएशन में ये लगता है। अनयूजुअल एनेस्थीसिया 23 मॉडिफायर, यानी कि कोई भी डॉक्टर हो किसी पेशेंट के साथ ट्रीटिंग कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि नॉर्मल किसी पेशेंट को चोट लगी है ना, नॉर्मल चोट है बिल्कुल, मतलब मक्खन सा है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मान के चलो हम हमें कुछ लगा ही नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो पेशेंट जो है डर रहा है, नहीं बहुत पेन होगा, बहुत पेन होगा सर, मुझे आप कुछ सुन्नी की सुई लगा दो, कुछ है ना एनेस्थीसिया लगा दो, समथिंग करके ना। तो उस सिचुएशन में डॉक्टर्स को मजबूरन एनेस्थीसिया देना पड़ता है कि भाई उसको बिल्कुल भी एहसास ना हो। अनयूजुअल, यानी कि जहाँ पे यूज ही नहीं था फिर भी एनेस्थीसिया देना पड़ा, तो वहां पे 23 मॉडिफायर, यानी कि एग्जांपल एक सुई लगानी थी चोट के लिए, और या चोट थी कोई, उस पे नो मलहम करना था, लेकिन पेशेंट जो है घबरा रहा था, बिल्कुल होपलेस हो रहा था, तो डॉक्टर को वहां पे एनेस्थीसिया देना पड़ा, तो वहां पे उस चोट के जो सीपीटी लगाएगा उसके साथ साथ अनयूजुअल एनेस्थीसिया मॉडिफायर लग जाएगा कि भाई इसके साथ इसका भी अमाउंट देना है आपको, है ना। उसी तरीके से 24 है, 24 है यानी कि अनरिलेटेड इवेल्युएशन मैनेजमेंट सर्विसेज, मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगा, ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। ये नॉर्मल बता दूं मैं आपको कि कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, कोई सर्विस ले रहा होता है, और उस समय पे उसको कोई और भी प्रॉब्लम है ना, जो सर्विस ले रहा है जिस तरीके, यानी कि वो बुखार के लिए गया है और उसको हेड पेन भी हो रहा है, तो हेड पेन भी अगर उसमें ट्रीट हो रहा है, तो एक साथ में दो सर्विसेज होती है, दोनों डिफरेंट होती है, तो उस सिचुएशन में 24 यूज होता है। 25 उसी तरीके से है। 26 भी है प्रोफेशनल कंपोनेंट, जिसमें कि कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, प्लस एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन यूज कर रहा है, तो उस समय ट्रीट का जो फीस है ही है, 26 अलग से लगाएगा कि जी मैंने एक्सरे मशीन भी यूज किया, मैंने सीटी स्कैन भी यूज किया, तो इसका अलग चार्ज होता है। जैसे कि आमतौर हॉस्पिटलों में जाओ, कंसल्ट करो अलग, प्लस कोई जांच कराओ उसका अलग, सेम सिचुएशन है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। इसमें देखो एनेस्थीसिया फिजिकल स्टेटस, यानी कि एनेस्थीसिया किस तरीके की स्टेटस, मतलब एनेस्थीसिया के जो स्टेटस है P1 P2 से लेके P6 तक, कि एनेस्थीसिया अगर किसी को लगा है, वो बंदा किस लेवल का है, नॉर्मल हेल्दी पेशेंट है तो उसको P1 लगाया जाता है एनेस्थीसिया लगते समय। पेशेंट विथ माइल्ड सिस्टमेटिक डिजीज है, यानी कि कोई पेशेंट है उसके साथ थोड़ा कुछ सिस्टमेटिक डिजीज है, कोई बीमारियां हैं, तो उसको P2 यूज होता है। कोई सीवियर सिस्टमेटिक डिजीज है तो उसको P3 यूज किया जाता है। उसी तरीके से मॉडिफायर अप्रूव्ड हॉस्पिटल आउट पेशेंट यूज, हॉस्पिटल हाउस जो मॉडिफायर्स है कुछ आउट पेशेंट के समय भी यूज होते हैं, है ना। 25, 27, 33, 50, देखो 50 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 50 और 52, 50 जो है बायोलेटरल प्रोसीजर, यानी कि कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई सर्जरी कर रहा है और दोनों तरफ कर रहा है, यानी कि मान लो उसके फ्रैक्चर हुए हैं एक्सीडेंट की वजह से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में फ्रैक्चर हुआ है, अब डॉक्टर दोनों तरफ यूटिलाइज कर रहा है, दोनों तरफ सर्जरी कर रहा है, तो हो सकता है एक सीपीटी यूज करे, उसके साथ 50 लगा दे, और हो सकता है कि दोनों सीपीटी यूज करे तो शायद 50 की जरूरत ना पड़े। तो इन सब चीजों के लिए देखो चीजें यूज होती है। रिड्यूस सर्विस, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था इंक्रीज प्रोसीजर सर्विस, यहाँ पे रिड्यूस सर्विस, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा था, यहाँ पे 52 में टाइम कम लग रहा है। जो सर्जरी 1 घंटे में होनी तो 40 मिनट में हो गई, तो डॉक्टर वो भी मेंशन कर देता है कि हाँ जी मैं तो आधे घंटे में खत्म कर दिया इसे।
है ना। ये सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा आगे भी चल के एक्सप्लेन में पूरा। आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। हाँ, सेम सारी चीजें हैं, सीपीटी से रिलेटेड ही हैं। जो हमें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम आपको, मैंने बताया कि आगे चल के मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। देखो सिंपल वे में 55 देख लो, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यानी ऑपरेशन के बाद का मैनेजमेंट रखना। 56 प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले उस पेशेंट का देखभाल करना, सारी चीजें। कभी कभी डॉक्टर को सर्जरी का डिसीजन लेना पड़ता है। 57 डिसीजन फॉर डॉक्टर, पेशेंट गया दिखाने डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला जी अरे ये तो बहुत खतरनाक है, अभी करना पड़ेगा सर्जरी, अटेंडम सर्जरी, डिसीजन फॉर सर्जरी, खत्म। ये चीजें होती हैं। और अगर देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे, जैसे कि हमारे अपर लेफ्ट आइल्ड, कोई भी सर्जरी हो रही है, अपर लेफ्ट आइल्ड E1, लोअर लेफ्ट आइल्ड E2, अपर राइट आइल्ड E3, है ना, लोअर राइट आइल्ड E4। इसी तरीके से हमारे उंगलियों का भी है, लेफ्ट हैंड थंब FA, लेफ्ट हैंड सेकेंड डिजिट F1, थर्ड डिजिट F2, फोर्थ डिजिट F3, है ना, समथिंग उसी तरीके से लेफ्ट राइट सब कुछ है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के और भी क्लियर करूंगा मैं आप लोगों को। एक नॉर्मल वे में मैं आपको बस क्लियरफाई कर रहा हूँ ताकि आप हेजिटेट ना हो। सीपीसी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वे फिगर हो के बहुत मन से कीजिए, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा इस चीज में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। देखो पैर की उंगलियों का है, लेफ्ट फुट ग्रेट टो, है ना, ग्रेट टो, T1 सेकेंड, T2 थर्ड, कुछ नहीं है, सिंपल है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए, समझिए। अगर कोई परेशानी लगे इसको समझने में तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।